21 साल रहते ना वहाँ पे वो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक मेरे जो फ्रेंड सर्किल में ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम लोग का स्टडी सर्किल चलता है, ठीक है, यानी कि कहिए उसको कि यूट्यूब फैमिली है हमारे, ठीक है। तो इस यूट्यूब फैमिली मेंबर जो है आज आए हुए हैं हमारे क्लब में, ठीक है। तो मैं सबको आपको जो है बारी बारी से इंट्रो करवाता हूँ और आप लोग अपना ध्यानपूर्वक सुनिए। और लास्ट में जो है मैं अपना एक बहुत ही हिस्टोरियन है, मेरे जो है मतलब हम लोग बैचमेट के हैं, ठीक है, बीपीएससी में है और जो है, ठीक है, तो वो जो है अभी आपको जो है हिस्टोरी का कुछ जो है लेक्चर देंगे आज, ठीक है। तो आप लोग जो है 28 फरवरी को जो एग्जाम होने वाली है उर्दू सहायक अनुवादक का, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। ये वीडियो उम्दा होगा, ठीक है। और मैंने कल आपसे वादा किया है कि एग्जाम के रात एक वीडियो और आएगा मेरा, वो वीडियो देख के ही आप अंदर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी आ रहे हैं एमडी कलाम साहब, ठीक है। कलाम तो वो कलाम है जिनका जितना नाम लो उतना कम है। आइए कलाम साहब जी। तो ये है हमारे कलाम भाई, हमारे कलाम भाई है, ठीक है। तो इनसे मैं इंट्रो करवाता हूँ। ये बीपीएससी में ऑलरेडी ये जो है बिहार पुलिस में है अभी पोस्टेड, ठीक है, लेकिन बीपीएससी में भी आ चुके हैं। तो इनके तरफ से जो है स्वागत कराते हैं। लीजिए सर, कुछ बता दीजिए। हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारे इसराइल भाई जो हम लोग का सीनियर है ना, हम लोग सीनियर तो नहीं कहिए दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं। रिगार्ड्स, ठीक है, रिगार्ड्स जरूरी है, लेकिन हम लोग सब बैचमेट इक्वल है। हम लोग सब बैचमेट हैं जी। और जो 28 फरवरी को उर्दू ट्रांसलेटर का एग्जाम होने वाला है जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए जी, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गजब पॉइंट है, ये ध्यान जो दीजिएगा। है लगभग 30 सालों के बाद हम आए हैं, जी, है ना, जी। और फिर पता नहीं कि कब मौका मिलेगा आपको, नहीं इस तरह मिलेगा, का जी। वैकेंसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी जी। कीजिए और उम्मीद है कि आप लोग कामयाब होंगे। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। और चलिए, हमारे इसके बाद आ रहे हैं जनाब रब्बानी साहब, ठीक है। बहुत बड़े ज्योग्राफी के टीचर हैं ये, ठीक है, और यूट्यूब में धमाल मचाने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आपका सर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बोलिए। हाँ, जो 28 फरवरी को उर्दू ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होने वाला है उसको अच्छे से कीजिए। और ये उर्दू ट्रांसलेटर का जो वैकेंसी जो है वो काफी दिनों के बाद आई हुई है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर कीजिए और अच्छे से जाइए। थैंक यू। चलिए, इसके बाद जो है आ रहे हैं हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरी के टीचर हैं और ये हिस्ट्री जो है आपको धमाल मचाएंगे। लेकिन एक दोस्त है, उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है तो वो नहीं आ पाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ आ रहे हैं, क्या आप दोस्त लोग हैं ऐसे ऐसे बात करते हंसा रहे हैं हमें, थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों। तो ये है, इसके लिए एक बार लेट्स गो क्लैपिंग कर लीजिए आप लोग जी। बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री बनाएंगे आज आपके समझ। तो दोस्तों, मैं अब चल रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, और ये आपको इंट्रो दे रहे हैं। उसके बाद जो है कि बोर्ड में पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है हिस्ट्री का चंद मिनटों में क्लियर कराते हैं आपको, देखिएगा आप लोग। तो ठीक है सर, मैं लगा देता हूँ, आप अपना इंट्रो दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे जी और A1GS क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी, बिल्कुल। A1GS क्लास, जैसे कि आप लोग पहले भी क्लास से जुड़े हुए हैं और इसमें पढ़ते हैं, जो आपके इसराइल सर है उनके मार्गदर्शन में आप लोग को पढ़ाया जाता है। जो इनसे पहले भी जो ग्रेजुएट लेवल वाले जो एग्जाम है उर्दू के, तो उसमें भी इनके बताए हुए काफी क्वेश्चन आया है और इनके मार्गदर्शन काफी लाभदायक साबित हुए। और उम्मीद करते हैं कि जो 28 फरवरी को जो उर्दू ट्रांसलेटर का एग्जाम होने वाला है और इनका जो मार्गदर्शन है बहुत अच्छा आप लोग को साबित होगा। और हम लोग सभी मिलकर के आप लोग के लिए कई अच्छे तरह के जो कंटेंट है वो तैयार करते हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में वो एक लाभदायक साबित हो, ठीक है। तो जैसे उर्दू के कंटेंट आपके इसराइल साहब देते हैं, बाकी जितने भी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन किया है एक दूसरे से, हम लोग सभी एक बैचमेट हैं और सबके सब हम लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं।
तो इसीलिए आगे इस बात को खत्म करते हुए कुछ मैं हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको देख के जरूर जाइएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले, जो महात्मा गांधी जी जो थे, जो 1915 में यानी 1915 में जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1915 से 1947 के बीच का युग जो गांधी युग कहा जाता है, मैं उससे कुछ संबंधित कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए बोर्ड में। तो देखिएगा ये 1915 से आपको 1947 का जो युग है, यानी जो काल जो है, इसी को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग क्यों कहा जाता है, पहले तो ये हम लोग को समझना है, इसी को गांधी युग कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1894 को दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस 1915 में ये हमारे अपने वापस देश यानी भारत आए थे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका है लगभग 21 ईयर्स, ये 21 ईयर्स ये महात्मा गांधी जी आपको दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। फिर उनके बाद 1854 के बाद 1915 में वो भारत देश की धरती पर अपना कदम रखते हैं, यानी 1915 में, है ना, 1915 में वो यहाँ अपना कदम रखते हैं। तो अब हमको बताना है आपके बारे में कि जो 1915 में, यानी गांधी जी क्या करते हैं कि 1915 का देखिए क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपना देश यानी स्वदेश भारत वापस लौट आते हैं। 9 जनवरी 1915 को ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने भारत देश वापस लौटे हैं और यहाँ पे जो है ना उनका एक राजनीति में एक प्रवेश होता है, भारत की राजनीति में उनका प्रवेश होता है, क्योंकि ये 9 जनवरी 1915 को आने के जो ये जो दिन है 9 जनवरी, इन्हीं को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाते हैं? 9 जनवरी। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहली बार क्या कि आखिर प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं। तो प्रवासी दिवस मनाने का जो मुख्य कारण है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस हमारे भारत अपने देश स्वदेश आए थे। दूसरा कारण जो कब मनाया जाता है, तो ये आपको 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष के 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको तो ये पहला फैक्ट हो गया कि महात्मा गांधी जी 1915 से भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं और 9 जनवरी 1915 को वो वापस लौटते हैं, उसके बाद से आपको राजनीति में प्रवेश करते हैं। दूसरा आपको क्या बताने जा रहे हैं कि 1916 का घटना, देखिएगा 1916 का घटना क्या होता है कि आप इसमें एक महत्वपूर्ण ये बात याद रखना है कि 1916 में ही जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन आपको कहाँ होता है? कांग्रेस का अधिवेशन आपका लखनऊ में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में आयोजित होता है। अब जरा देखिएगा, अब हम बता रहे हैं कि 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित होता है? लखनऊ में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 1916 के ही कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था उसको मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि आपका ये क्या होता है कि ये लीग के साथ, यानी लीग अगर हम आपको बोल दें तो मुस्लिम लीग के साथ इसका क्या होता है? समझौता हुआ है। मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। कौन से अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। कब होता है? तो 1916 में होता है। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया फैक्ट। दूसरा आपको क्या हो गया, उसका समझौता होता है। तीसरा जो आपको हमको इसमें बताना है कि 1916 में ही भारत का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के बारे में आपको नाम बताना चाहेंगे, जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब होती है? तो 1916 में होती है। तो देखिए 1916 में आप लोग को 3 कंटेंट याद रखना है। पहला क्या कंटेंट, हालांकि बहुत सारे और भी घटना है, लेकिन जो 28 फरवरी के पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आपको नहीं पढ़ना, कुछ ही आपको कंटेंट पढ़ना। वो क्या है? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होता है। दूसरा क्या होता है कि इसका मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। और 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। आपको मैं बता दूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये 1916 में क्या होती है कि बनारस, यानी आपको यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं BHU की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक आपको थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आप लोग ये चीज जानते हैं, और जो नहीं जानते आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो BHU का हो गया 1916 में स्थापना हो गया।
अच्छा, एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कई बार आपके एग्जाम में आता है, कहाँ हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? ये लखनऊ में हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया लखनऊ में होता है, लखनऊ में हुआ था। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष आप लोग को याद रखना है, आर अंबिका मजूमदार। आर अंबिका मजूमदार, ठीक है, आर अंबिका मजूमदार, ये आपका हो गया। यानी 1916 से। तो हमने 3 घटना बताया। पहला घटना क्या? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि इसका मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ है। दूसरा हमने आपको क्या बताया कि 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक आपको मदन मोहन मालवीय था। अब हम लोग 1916 के बाद अब हम लोग चलते हैं 1917 में। देखिएगा 1917 का कार्यकाल क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 1917 में, देखिएगा 1917 में आप लोग जानते हैं कि भारत में गांधी जी का प्रवेश होने के बाद वो पहला जो सत्याग्रह करते हैं वो कौन सा करते हैं? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। क्यों ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये भारत में पहला सत्याग्रह विद्रोह ही था, है ना। यानी 1917 में, और ये सत्याग्रह विद्रोह कहाँ होता है? तो ये चंपारण में, इसलिए इसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इसका क्या कारण था? इसका मेन कारण जो था वो 3 कटिया पद्धति। 3 कटिया पद्धति, ठीक है। अब आप लोग को इसमें डिटेल पढ़ना नहीं, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा। 3 कट्टे की पद्धति क्या होता है? आमतौर पे जो 1 बीघा खेत, यानी जिसको हम लोग 20 कट्ठा कहते हैं, 20 कट्ठा में 3 कट्टे खेत पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया, इसीलिए इसको 3 कट्टिया पद्धति कहा जाता है। 3 कट्टिया पद्धति के कारण ही ये चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ ये किसके नेतृत्व में हुआ? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपको मैं बता दूं, इसका नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। कौन से थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको 1917 में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में, ठीक है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। आपको कहेगा कि कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1917 में। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। कहेगा ये क्यों हुआ था? तो इसका मुख्य कारण था 3 कटिया पद्धति, ठीक है। अब चलते हम लोग 1918 में। देखिएगा, तो आप अगर कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे तो 1907 में एक घटना हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, और इसी के आधार पे आपको मैं बता दूं गरम दल और नरम दल में बटा था। लेकिन आप 1907 के बाद अगर जाएंगे तो 1918 की बात, क्योंकि मैं अभी आपको 1918 बताना हूं, इसमें कांग्रेस का जो है दूसरा विभाजन हो जाता है। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। ये कहां पे? ये आपका बम्बई में होता है, ठीक है। ये आपका बम्बई में होता है, ठीक है। और ये हसन रूहानी नाम से था, ठीक है। ये आपका जो है ना, इनका ये था अध्यक्ष था। इसी के आपको कारण क्या होता है कि 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। तो यानी हसरत मोहानी नाम था उनका ना, हाँ हसरत मोहानी, ठीक। थोड़ा सा हसरत मोहानी नाम था उनका, देख लीजिए, हसरत मोहानी नाम था। तो 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहाँ पे? बंबई में, और उनका अध्यक्षता की गई थी हसरत मोहानी द्वारा। ये हो गए। अब ये देखिएगा 1919 का जो महत्वपूर्ण घटना है, 1919 में बहुत सारे महत्वपूर्ण हुए। जैसे पहला आपको 1919 में क्या है कि 1919 का पहला महत्वपूर्ण घटना आपको बता देते हैं। इनका पहला था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगर इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। यानी मार्च में 19 मार्च 1919 को 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगी रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में, ठीक है। अच्छा सुनिए, दूसरा कारण क्या है? ये अगर आपको एग्जाम में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आपको याद रखना है 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपको कभी कभी पूछता है कि यानी रॉलेट एक्ट के समय में या जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में कौन से गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड याद रखना, ठीक है। तो पहला आपको क्या हो गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि एक ऐसा कानून बनाया गया था कि जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त, मतलब संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। और ये इसलिए इसको महात्मा गांधी जी द्वारा काला कानून भी कहा गया। इसके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो इसके लिए आप किसी वकील को या कोई दलील को या आपकी कोई सुनवाई या कोई आपके प्रूफ की कोई इसकी मतलब कोर्ट इसको नहीं मानती थी। मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना आपको सुनवाई का इसको आपको अरेस्ट कर सकता था, और इसका कुछ नहीं था। तो एक तरह से ये क्या था कि ये काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून। दूसरा 1919 की घटना क्या है आपको बता दें, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड सुनिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि ये 13
13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 का क्यों है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये इसलिए है कि जब रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था तो इससे जो है ना पूरा देश में एकदम बिल्कुल गड़बड़ी से पैदा हो गई थी और शांति फैल गई थी। क्यों? क्योंकि ये काला कानून था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे में क्या किया कि आप अमृतसर में एक जालियांवाला बाग था, यानी जालियांवाला बाग एक क्या है, बगीचा का नाम है। जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग थे, हमारे अपने हिंदुस्तान के जो भाई बहन थे, वो सारे एकत्रित हुए। वहां पे एकत्रित होने का मुख्य कारण था कि दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू। याद रखिएगा ये दोनों नाम, सत्यपाल किचलू और एक था सैफुद्दीन किचलू। क्या हुआ था कि ये रॉलेट एक्ट के कानून के लागू होने के दौरान ये दो जो थे, ये बहुत बड़े नेता थे, ये दोनों को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, है ना। आपको याद रखना है, सत्यपाल और सैफुद्दीन, ये दोनों को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी गिरफ्तारी के कारण विचार विमर्श करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, कहा ये अमृतसर में, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। लेकिन इसमें हुआ क्या कि रॉलेट एक्ट के अनुसार क्या था कि आपको जैसे अगर बहुत जगह अगर 2, 4, 10, 20 लोग भी अगर कहीं एकत्रित हो रहे हैं तो उनको अरेस्ट करने का या उनको मारने का, जेल भेजने का उसमें एक प्रावधान था। किसमें? कि रॉलेट एक्ट के अनुसार कि आप कहीं भी ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, है ना। इसी के लिए क्या हुआ कि जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, है ना। तो हमारे भारत देश के लोग थे सारे, इसमें से सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए लोग एकत्रित हुए थे। इसी बीच में जो आपको एक नाम पता होगा जो काफी फेमस है, उसका नाम है जनरल डायर। ये जो था जनरल डायर को इसकी सूचना मिली, जनरल ओ डायर तक ना, जनरल डायर को इसकी सूचना मिली कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने क्या किया कि ये 13 अप्रैल 1919 को, इसलिए कहा ये बहुत ही दर्दनाक दिन था हमारे अपने देशवासियों के लिए, क्योंकि उन्होंने आया बिना किसी सूचना के, वो आकर के क्या किया कि अंधाधुंध इन लोग पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और इस गोली चलाने के संदर्भ में अगर कहा जाता है कि अगर ये सरकारी इतिहास का 300, अब कांग्रेस के अगर आंकड़ों के अनुसार देखिएगा तो 1000 लोग मारे गए थे, 1000 लोग, यही 13 अप्रैल 1919 को। यानी किसने इसका मारने का आपको आदेश दिया था? ये था जनरल डायर। ये आपको बहुत ही दर्दनाक हादसा था। ये आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्यों हुआ था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए। कौन इसको गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जनरल ओ डायर, ठीक है। लगभग 1000 लोग मारे गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखिएगा ये जो जालियांवाला बाग, इसलिए बता रहे हैं कि ये काफी इंपोर्टेंट है। जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड जब हो गया, ठीक है, तो इसमें पूरा देशवासियों द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जब हो गया तो इसमें बहुत सारा जो है ना देश में बहुत ही आक्रोश हो गया, बहुत ही विरोध प्रदर्शन होने लगा, लोगों में एक दहशत फैल गई। इसी में जो है आपको जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या की, सर की उपाधि वापस कर दी। सर की उपाधि को क्या कर दी? अंग्रेज सरकार को वापस कर दी। अगर आप महात्मा गांधी का देखिएगा तो महात्मा गांधी जी जो थे, यानी इसी के उत्तर में, यानी कि जालियांवाला बाग के विरोध में इन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दी। ठीक है। फिर एक आपका नाम आता है कि शंकर नारायण, एक था शंकर नारायण, है ना। नारायण इन्होंने क्या की कि जो ये कार्यकारिणी परिषद जो था, यानी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। यानी इससे क्या हो गया? इस्तीफा दे दिया। देखिएगा तो यानी आपको क्या हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सर की उपाधि वापस कर दी, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, और शंकर नारायण जो थे ये कार्यकारिणी परिषद से क्या हो गया? इस्तीफा दे दिया। ये आपका ये हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक और महत्वपूर्ण हुआ कि जब ये हत्याकांड हो गया, ये ऐसी घटना घट गई, तो अंग्रेज ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था हंटर कमेटी।
यानी हंटर कमेटी का गठन किया। ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किया। इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे। टोटल कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य जो थे इनमें से 3 हमारे हिंदुस्तान के सदस्य थे, हमारे भारत देश के सदस्य थे, जिसमें और बाकी जो 4 जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, ये हंटर कमेटी में इतना। अब वो सदस्य कौन कौन से ये आपके एग्जाम पे नहीं आएंगे ना, ठीक है, वो एग्जाम पे आपके नहीं आएंगे। फिर ठीक है, हंटर कमेटी, फिर इसी के लिए तो अंग्रेज यानी ये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गठन किया गया था। फिर हमारे जो महात्मा गांधी जो थे यानी हमारे जो देश के नेता थे उनके द्वारा एक और समिति का गठन किया इसी जांच के लिए, उसका नाम था तहकीकात समिति। उसका नाम था तहकीकात समिति का गठन किया गया, तहकीकात समिति। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में तहकीकात समिति का गठन। लेकिन इसका अध्यक्ष अगर आपको पूछ लेगा तो इसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, तो आपको याद रखना है कि मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो यानी आपको जलियांवाला बाग 2 कमेटी, एक था ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी कौन सा हंटर कमेटी, और दूसरा था तहकीकात समिति जिसका आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये 1919 का जो है ना घटना आपको खत्म हो जाती है यहां से। उन्नीस में एक और आप देख सकते हैं, 1919 में आप जानते हैं कि एक खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन, अगर मैं इसको लिख देता हूं, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1919 में। ये खिलाफत आंदोलन किसके किसके द्वारा? तो खिलाफत आंदोलन है ना, इसमें आपको 2 थे, उसको कहा था सैयद बंधु, अली बंधु। ठीक है, अली बंधु द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ये जो है ना तुर्की के जो खलीफा जो थे, मुसलमान के जो खलीफा उत्तराधिकारी के, उसी के आपको इसमें ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन का मेन जो संबंध है वो तुर्की देश से है। लेकिन इसको क्योंकि भारतीय देश में भी मुसलमान रहते हैं, वहां से भी एक भावनात्मक लगाव होता है ना, चाहे वो कहीं भी हो, खलीफा हो या हमारे उत्तराधिकारी का हो, तो उसी के उत्तर में ये आपको स्टार्ट होता है। आपको इतना इसमें ज्यादा देखना नहीं है। 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? तो आपको अली बंधु के द्वारा। ठीक है, इनके अलावा जो आपको देखना है 1920 में, ठीक है, 1920 का जो है आपको 1920 में 2 देखना है आपको। 1920 में एक असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ, लेकिन इसको 1 साल बाद जो है ना इसको वो पूरे देश में इसका ये किया गया असहयोग आंदोलन, ये प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 1921 में अगर कि ये मोपला विद्रोह हुआ था। इसमें मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था? आपका केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में, यानी मोपला जनरली मालाबार के तट पे हुआ था, तो जिसको केरल में पड़ता है। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व करता था उसका याद रखना है कि अली मुस्लियार। ठीक है, अली मुस्लियार। ठीक है, आपका ये हो गया। फिर आप 1922 में चलते हैं। 1922 में जैसे हमने एक चीज बताया था आपको कि 1920 में क्या बताया था हमने? असहयोग आंदोलन पारित हुआ। असहयोग आंदोलन पारित हुआ। देखिए, हम दोबारा लिखने का एक कारण है, असहयोग आंदोलन पारित हुआ। और आपको मैं बता दूं कि 1922 में, यानी 1922 में इसी के इसमें असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, इसी बीच में चौड़ा चौड़ी कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौड़ा चौड़ी कांड हो गया। चौड़ा चौड़ी कांड क्या हो गया कि ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही कुछ क्रांतिकारियों ने गोरखपुर के जो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जनपद में एक आपका चौड़ा चौड़ी जगह पड़ता है, जहां पे एक थाने में घुस करके ये क्रांतिकारियों ने लगभग थानेदार सहित 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया, है ना। यानी इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने एक कोट किया था। वो कोट क्या था कि हमारी जो है ना पहाड़ की तरह सबसे बड़ी मानवीय भूल हो गई। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी एक अहिंसा के समर्थक थे, इसीलिए, क्योंकि इस मामले में काफी हिंसा हो गया, तो इसीलिए क्या हुआ कि चौड़ा चौड़ी कांड जो है, यानी इसी के कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। तो आपने याद होगा 1922 में हुआ था। कहां हुआ था? चौड़ा चौड़ी नामक जगह पे। कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में पड़ता है। तो चौड़ा चौड़ी 22 आपको जो है उनको जिंदा जला दिया था। अब चलते हम लोग 23 में। 1923 का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था कि आप जैसे जानते हैं कि 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन पारित हुआ।
1922 में चौरा चोरी के कारण उसको स्थगित कर दिया। इसी से कुछ जो है कांग्रेस के जो नेता थे वो नाराज हो गए। जैसे आपको मैं बता देता हूं, एक मोतीलाल नेहरू और एक आपका था, और भी बहुत सारे नेता थे, मोतीलाल नेहरू और एक आपका था मोतीलाल नेहरू और एक था चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर क्या करते हैं, 1923 में ये कांग्रेस के अंदर में एक नए दल का गठन करते हैं। उसका नाम जो आपका था वो था आपका स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। तो याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का गठन आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं 1923 में। और इसके जो आपका जो गठन करते हैं वो कहां करते हैं? इलाहाबाद में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि चौरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापसी ले लिया था। इसी के उत्तर में ये लोग क्या करते हैं, एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। फिर 1924 में चलते हैं। 1924 में अगर देखिएगा तो 1924 में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि इसमें आपको महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। ठीक है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने यानी 1924 में। और ये कहां पे है, ये आपको याद रखना, बेलगांव। अब बेलगांव आप लोग पढ़े होंगे कि बेलगांव कहां पे है? कर्नाटक में। जो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि महात्मा गांधी कुल कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो एक बार। कहां पे बने? तो बेलगांव कर्नाटक में। कब बने? तो 1924 में बने। अच्छा, 1924 में एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का एसोसिएशन का आपको गठन हुआ था। यह आप लोग देख लीजिएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। ठीक है, और उसके बाद 1924 हो गया। फिर आप चलिए 1925 में। 1925 का एक आपको घटना बता रहे हैं। 1900 सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो था काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती क्या था कि जब ट्रेन जो है ब्रिटिश सैनिकों का जो सामान वामान था, बंदूक उसको लेके जो सहारनपुर से जो लखनऊ की ओर ट्रेन जा रही थी, है ना, उसी ट्रेन में क्या किया, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, उसके बाद आपको चंद्रशेखर आजाद हो गया, उनके कई साथियों ने मिलकर क्या किया, इस काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। यानी कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, फिर इसके बाद आपको महत्वपूर्ण बता रहे 26-27 तो नहीं, 1928 में क्या करते हैं कि हमारे भारत में आपको साइमन कमीशन का आगमन होता है। साइमन कमीशन हमारे भारत में आते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है आपका? साइमन कमीशन का भारत आगमन तो आपका होता है 1928 में। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। और इसका भी विरोध पूर्ण रूप से भारत में किया गया। इसका विरोध करने का मुख्य कारण था कि ये जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय को नहीं लिया गया था। लेकिन इन जो साइमन कमीशन का जो भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 1919 में जो एक्ट पारित हुआ था, उस 1919 के अधिनियमों की जांच पड़ताल करना था, है ना। लेकिन ये हमारे भारत देश में आ रहे हैं और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी सदस्य को अपने इस कमेटी में जगह नहीं दी है। इसीलिए इनका विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह के नारा दिया गया। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी में जो है ना, इसी का विरोध करते करते आपको लाला लाजपत राय का नाम सुने होंगे। लाला लाजपत राय, बिल्कुल लाला लाजपत राय, इसी का विरोध करते हुए लाहौर में जो है इसको जो है ना पुलिस द्वारा इस पर लाठीचार्ज किया जाता है। और इसी लाठीचार्ज के दौरान वो घायल हो जाते हैं और बाद में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। एक भी सदस्य भारत में नहीं थे, इसलिए भारत में इसका विरोध किया गया। 1919 के अधिनियम की जांच पड़ताल करने के लिए आया था, है ना। इसी के विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय का जो है ना लाहौर में इस पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें घायल होकर के इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में की जाती है। इसका आपका भगत सिंह द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। 1928 में आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है। कब? 1928 में। और जबकि 1924 में होना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये तो याद रखिएगा कि 1924 को इसी को क्या कर देता है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है। 1928 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं कि 1930 का घटना। 1930 में क्या था
कि 1930 को देखिएगा, 1930 को सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1930 को जो है ना हमारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय, जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। 1930 में क्या था कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में, है ना। तो आपको ये याद रखना है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को, ये आपको याद रखना है। ये टोटल कितने दिन का होगा? 24 दिन का, यानी 24 दिन का जो है ना ये आपका ये था। कहां से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। और दांडी में गांधी जी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। तो यानी आपको यहाँ से स्टार्ट हो गई, साबरमती से ये स्टार्ट होती है 12 मार्च को। 6 अप्रैल को ये लोग सभी दांडी पहुंचते हैं और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने से नमक बनाया जाता है। और जो नमक कर जो लगाया जाता था इसका उल्लंघन कर, यानी ये अवज्ञा का मतलब ये होता है उल्लंघन। सभी ने अवज्ञा, यानी जो कांग्रेस जो कानून बना रहा है उसका उल्लंघन करना, सभी अवज्ञा आंदोलन। इसके आपको 1930 में हो गया, ठीक है। अब आपको हम जो दूसरा आपको बताने के लिए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिएगा 1930 में एक और आपको घटना होती है, ये आपको याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपको 1930 में आयोजित होती है। ये कहाँ आयोजित होती है? तो ये लंदन में आयोजित होती है। ये कहाँ आयोजित होती है? तो लंदन में आयोजित होती है, ठीक है। फिर आपको बता देते हैं 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होती है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। फिर 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होती है। ये कौन सा होती है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होती है। तो पहला आपको 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होते हैं। गोलमेज सम्मेलन से और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपको गोलमेज सम्मेलन से महत्वपूर्ण बातें आपको ये याद रखना है कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला जो था, सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो भाग लेने वाला व्यक्ति पहला नंबर में हो गया BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, कौन था? BR अम्बेडकर। और जबकि अगर हम दूसरे नंबर में बताएं तो ये था आपका तेज बहादुर सप्रू। ये याद रखना है कि आपको ये दोनों जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे ना। दूसरा आपको जो इसमें से आपको कंटेंट बता रहे हैं कि कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन से में? दूसरे में भाग लिए थे। अर्थात कांग्रेस भाग लिया तो इसका मतलब इसी में महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। परंतु कुछ जो सांप्रदायिक मांग थी उसके कारण से ये भी गोलमेज सम्मेलन क्या हो, यानी कांग्रेस केवल दूसरे में, यानी कांग्रेस का मतलब क्या? महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो भारत से एक राजपुताना नामक जहाज पे बैठ के गए थे। उस जहाज का नाम था राजपुताना नामक जहाज। तो कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और आपको महात्मा गांधी भी दूसरे में गए थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि। और BR अम्बेडकर, तेज बहादुर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीसरा आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोलमेज सम्मेलन का, वो गोलमेज सम्मेलन में क्या है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था, ये याद रखना है, ब्रिटिश PM जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था। बस ये इतना रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या हो गया? रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। अब फिर आगे हम चलते हैं कि 1931 में ही एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है, वो हम आपको बता रहे हैं कि 1931 में ही ये आपको होती है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। यह आपको गांधी इरविन समझौता होती है गांधी जी और इरविन के बीच में। इसमें गांधी जी द्वारा बहुत सारे शर्त या मांगे रखी जाती है जिसमें उसको ये पूरा किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता में ही जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको 23 मार्च ये 1931 का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को
23 मार्च 1931 को जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूं कि आपको भगत सिंह हो गए, कौन से हो गए, भगत सिंह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, और एक था आपका राजगुरु एवं सुखदेव, सुनिएगा, सुखदेव, ये 3 नाम था। याद रखिएगा कि 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, अगर किसी को क्लियर ना समझ में आ रहा हो तो मेरा आवाज वॉइस है, उनसे समझ सकते हैं। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है ना फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अर्थात यही 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एक बात और याद रखना है, जो 30 जून को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। लेकिन 23 मार्च अगर आपको देगा तो 30 जून नहीं देगा, 30 जून देगा तो 23 मार्च नहीं देगा, दोनों को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो आपको जो है ये किसको यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कई आलोचक इस बात को कहते हैं कि जब 1931 में गांधी विभिन्न समझौता हुई थी तो इसमें गांधी जी द्वारा क्यों इसको तीनों की फांसी को न टालने का प्रयास किया गया था, कुछ आलोचकों का कहना है। लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि हमारे पास इतनी मांगे थी अंग्रेज द्वारा कि अगर मैं उनको बताता भी या अगर मैंने बोलने का भी ये किया तो वो उसको नहीं मानते। ठीक है, तो ये वाला आपको है। लेकिन देखिएगा ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा है कि ये जो है ना इनके पीछे कई था। एक तो आपको जॉर्ज सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, दूसरा बात भगत सिंह, राजगुरु द्वारा जो है ना केंद्रीय असेंबली जो लाहौर में जो था उसमें बम फेंका था, उसको उसका अध्यक्ष बटुकेश्वर दत्त था। ठीक है, तो ये कई इन लोग पर केस था जिसके कारण से। लेकिन आपको इतना नहीं पूछेगा डिटेल किस कारण से, बस ये पूछ सकता है कि तीनों कौन कौन से थे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को ही आपको शहीद दिवस मनाया जाता है। ये आपको हो गया। ठीक है, फिर आपको मैं 1932 का अगर लेके जाऊं, 1932 में आप जैसे जा रहे होंगे तो आपने यहाँ पे आप समझा होगा कि यहाँ पे पुना समझौता हुआ था, जिसको पुना समझौता कहा जाता है। ठीक है, पुना समझौता ये कौन आपका थे, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुए थे, है ना, इसके बीच में हुए थे, यानी पुना समझौता 1932 में। ठीक है, फिर मैं आपको चलता हूँ 1932-33 में तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हो। लेकिन 1934 में अगर आप चलेंगे, 1934 में आपको याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1900, इसका डिटेल पढ़ना है, जैसे हम लोग बीपीएससी में काफी डिटेल पढ़ते हैं इस पार्टी के बारे में, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। ठीक है, फिर आपको मैं चलता हूँ 1936 में लेके, तो 1936 में आपको याद रखना है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की आपको स्थापना की गई थी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी किसका, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर B.R. स्वतंत्र मजदूर पार्टी। ठीक है, फिर आपको मैं लेके चलता हूं तो 1936 के बाद मैं चलता हूं आपको 38-39, फिर देखिएगा 1938 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, कौन सा अधिवेशन था वो, आप लोग को मालूम ही होगा कौन सा अधिवेशन था। आप लोग बताइए कौन सा अधिवेशन था, आप लोग कमेंट करके बताइए वो अधिवेशन क्या था। त्रिपुरा या हरिपुरा, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं आप लोग को ये छोड़ रहा हूं। ठीक है, फिर देखिएगा 1939 में फिर दोबारा जो है इसको 1939 में फिर कांग्रेस का, हर एक साल पे उसको होता था अधिवेशन, तो इसमें जो है 1939 में फिर से जो है आपको सुभाष चंद्र बोस, यानी 2 बार सुभाष चंद्र बोस 1938 में और एक बार 1939 में, 2 बार ये क्या करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसी साल जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण कि जो एक महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित जो उम्मीदवार था उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसी में महात्मा गांधी जी एक बात बोले थे कि पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं बल्कि हमारी हार है। ठीक है, तो यानी ये सुभाष चंद्र बोस जी के कितने लोकप्रिय नेता थे कि जो महात्मा गांधी के समर्थक कैंडिडेट थे उनको भी हरा करके 1939 में कांग्रेस के बन गए। अच्छा, 1939 में क्या करते हैं
कि ये जो बन जाते हैं तो इसमें लगभग कांग्रेस के जो अधिकतर नेता होता है उसमें फूट हो जाता है, कुछ महात्मा गांधी के समर्थन में तो कुछ आपको सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में, और इसी फूट के कारण कांग्रेस के अंदर में एक नए दल का गठन होता है, एक नए दल का गठन, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी ये क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये गठन क्यों होता है कि ये क्या करता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देता है और एक नए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर देता है 1939 में, ठीक है। अच्छा, अब इनके अलावा कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि आप तो बीच बीच में कुछ छोड़ दिए, हमने इसलिए छोड़ा कि आपका जो 28 फरवरी को जो एग्जाम होने जा रहा है जो इंटर लेवल का, तो उनका सिलेबस काफी डीपली नहीं होता, आपको पढ़ना है जो ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उतना भी नहीं कि जितना मैंने बताया मोर देन सफिशिएंट आप लोग के लिए, ठीक है। तो आपको उनका पूरा डिटेल नहीं पढ़ना। हाँ, जो ग्रेजुएट वाला एग्जाम था उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना था, इसमें उतना नहीं पढ़ना क्योंकि इनका सिलेबस आप लोग देखेंगे और जब क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, फिर आपको 1939 हो गए, फिर आपको 1940 में लेके जाते हैं। 1940 में महत्वपूर्ण है कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पारित होता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ना, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, उसका एक प्रस्ताव होता है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, ठीक है। यानी स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा ये हो गया था, इनके आगमन किया गया था, परंतु इनमें कई डिमांड था कि मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर आप साथ देते तो उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है, आपको एक संवैधानिक अधिकार दे देंगे, और संवैधानिक अधिकार जो दिया जाएगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। परंतु भारतीय जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा गया कि एक ऐसी बैंक है जिसका ऐसी चेक है जिसके बैंक का कोई अता पता नहीं है, अर्थात ये भी क्या होगा, क्रिप्स मिशन का भी आपका ये होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 1940 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ, भारतीयों द्वारा इसको अस्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि इसको ये कहा जा रहा था कि ये जितनी भी मांगे ये भारत द्वारा रखी गई है, इनको चाहे युद्ध या युद्ध के दौरान या उसके बाद ये इनको पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 1940 हो गए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं जो आपको बताना जा रहा हूं वो आपको हो गए 1941 में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं है, बल्कि 1942 में ये आपको था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब? तो अगर आपको बता रहे हैं 8 अगस्त को इसकी क्या हो गई थी, 8 अगस्त की इसकी घोषणा की गई थी और 9 अगस्त से ये क्या हो गया था, 9 अगस्त से ये पूरे देश में स्टार्ट कर दिया गया था। तो आपको जो है ना जो 9 अगस्त से पूरे देश में क्या हो गया, स्टार्टिंग 8 अगस्त को इसको क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी कि 9 अगस्त से हम लोग पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत करेंगे, ठीक है। 8 अगस्त को याद रखना है, पारित हुआ, 9 अगस्त को पूरे देश में हुआ। लेकिन अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? ऑपरेशन जीरो आवर से क्लियर हो रहा है कि बिना यानी घंटा के पुण्य से पूर्व भी जितने भी देश के बड़े से बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी हो गए, कस्तूरबा गांधी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सबके सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर देखिएगा क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। बांकीपुर जेल आप लोग जानते हैं, कभी आप गांधी मैदान के आसपास में आपको देखने को मिलेगा ना, तो ये बांकीपुर जेल में अभी तो है नहीं, वो उसको खत्म कर दिया, बांकीपुर जेल में बंद कर दिए गए। फिर आपको महात्मा गांधी जी को जो आगा खां पैलेस में रखा गया पुणे में, है ना। ये आपको महात्मा गांधी को याद रखना है, महात्मा गांधी को उसमें रखे गए, ठीक है। इसी के साथ में कस्तूरबा गांधी को भी रखे गए। तो इस तरह से बहुत सारे नेता को कौन से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया, बड़े से बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए गए 9 अगस्त के दिन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 1-2 बार पूछा है कि इसका गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है कि उस वक्त जो उस वक्त वायसराय है ना, वायसराय जो था आपका, क्योंकि वो गवर्नर जनरल खत्म हो गया था। वायसराय जो आपको था, मैं कभी शायद कहीं के बीच में वायसराय का इस्तेमाल ये गवर्नर जनरल का किया हूं, आप उनको वायसराय समझिएगा। तो वायसराय जो था वो था आपका लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। फिर उस तरह से आपको फिर हमको देखना 1944 में ये वेबल योजना होता है, वेबल योजना प्रस्तावित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है 1947 में हमारा देश क्या हो जाता है, स्वतंत्रता हो जाता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग ये कंटेंट देखिएगा, बहुत अच्छा है जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का हिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। इस सर से आप लोग वाकिफ हो गए, हमारे बहुत ही मतलब जबरदस्त हिस्टोरियन है, हमारे बैचमेट है, जो इनका नाम है आमिर हुसैन।
ठीक है। सब हमारे यूट्यूब फैमिली है, इसके मेंबर हैं। हम लोग ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं भाई पटना में, सब हम लोग एक साथ हैं। इसलिए मैं आप सबों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। क्यों कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप उसका आनंद ले सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।